तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है प्रखर की कहानी किस नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि मेरा आपसे वादा था कि मैं क्राइम और देश दुनिया की कुछ ऐसी कहानियां जो कहीं ना कहीं इंसानियत को झकझोर के रख देती हैं, ऐसी कहानियों के साथ रोज आपके सामने आता रहूंगा। तो उसी क्रम में आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूं। आज की जो कहानी है वो एक अजीब सीरियल किलर की है। क्योंकि आमतौर पे अक्सर हम सीरियल किलर्स की कहानियां सुनते रहते हैं, लेकिन ये सीरियल किलर थोड़ा सा अजीब था। क्योंकि इसने जो अपनी किलिंग की या फिर जो इसने 14 से ज़्यादा खून की, इसकी जो इसने वजह बताई, उसे सुनने के बाद अदालत, पुलिस, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्योंकि कुछ इसने ऐसी वजह ही बता दी थी कि आमतौर पे हमारा आपका तो इस पे यकीन करना भी एक तरह से नामुमकिन ही है कि कोई इस वजह से भी कैसे कत्ल कर सकता है। तो ये बात है साल 2001 में इलाहाबाद की। जहाँ अगर आप इलाहाबाद से होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक आज करके एक न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर यानी दैनिक अखबार निकलता है। तो उसके जो चीफ रिपोर्टर थे उनका नाम था धीरेन्द्र सिंह। ये उसके चीफ रिपोर्टर थे। तो 17 दिसंबर सन 2001 को सब कुछ, इससे पहले तक सब कुछ अच्छा था, भरा पूरा परिवार था, समाज में इज्जत थी। क्योंकि भाई एक छोटे इलाके में एक, या फिर ऐसे समझे जहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट कम होता है, वहाँ पे एक पत्रकार या फिर एक ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर की इमेज काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। लोग पत्रकार साहब कहते हैं। तो भरा पूरा परिवार, घर में, समाज में चारों तरफ इज्जत। ये सब 17 दिसंबर 2001 के पहले तक सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। तो फिर 17 दिसंबर 2001 को एक दिन धीरेन्द्र सिंह अपने ऑफिस से घर नहीं आते। आमतौर पे ऐसा पहले भी हो चुका था। भाई क्राइम रिपोर्टर थे, कहीं कहीं दूर दराज जाना होता था, दूर की रिपोर्टिंग करनी होती थी। क्योंकि जो न्यूज़ होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, वो तो समय की मोहताज होती नहीं हैं। तो घर वालों को भी लगा कि शायद किसी काम में फंस गए होंगे, कहीं कुछ रिपोर्टिंग कराने गए होंगे। तो घर वाले उतना ज़्यादा परेशान नहीं होते। एक दो बार फ़ोन पे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, बात आई गई हो जाती है। फिर ऐसे करते 17 तारीख की रात बीत जाती है, 18 तारीख की सुबह आती है। अब घर वालों को थोड़ी चिंता होती है कि भाई इतना देर हो गया, अभी तक तो उनको कुछ नहीं थे, फ़ोन तो कर देना चाहिए था, और फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तो अब घर वाले आस पड़ोस और जो इनके जो साथी थे, जो कलीग्स थे, जो ऑफिस में, वहाँ पे फ़ोन करके पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, कहाँ गए हैं। या फिर आमतौर पे उन्हें यही लगता है कि कुछ ऐसे रिपोर्टिंग पे गए हैं जो नहीं, मतलब फ़ोन उठा रहे हैं। और उन घर वालों के मन में गुस्सा भी था, जो कि आमतौर पे हमारे भी घर वालों में हो जाता है कि अगर कहीं दूर हैं तो फ़ोन करके बता देना चाहिए। तो वहाँ पे पता करते हैं तो वहाँ से भी सूचना मिलती है कि नहीं, ऐसे ही कोई रिपोर्टिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ से तो वो घर के लिए निकलते। अब घर वाले और मीडिया वाले दोनों परेशान हो जाते हैं और जाके थाने में एफआईआर कर देते हैं, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब चूंकि बात मीडिया की थी और उस समय एक मीडिया कर्मी की इज्जत छोटे इलाकों में वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, तो पुलिस भी इस मामले को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेती है और खोजना शुरू कर देती है और अपने तरीके से इधर उधर जांच पड़ताल करती है। लेकिन कहीं कुछ सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं, कुछ मिलता ही नहीं। न कोई दुश्मन था, न किसी घर वालों से ही पूछा गया कि आपको किसी पे शक हो या फिर किसी ने कुछ ऐसा किया या फिर ऐसी कोई धमकी मिली हो। तो घर वालों ने भी साफ इनकार कर दिया। ऑफिस में भी बहुत अच्छा व्यवहार था। तो कहीं से दुश्मनी की भी या ऐसी कोई चीज़ें सामने आई नहीं जिससे किसी के ऊपर शक जाए। तो ऐसे 2-3 दिन बीत गए। अब पुलिस के भी ऊपर मीडिया का दबाव था, चूँकि खबर वहाँ के लोग, लोकल जो न्यूज़ थी उसमें फैल गई थी। तो पुलिस के ऊपर भी दबाव था, ऊपर से भी प्रेशर आ रहा था। तो पुलिस ने फिर जब उसे कुछ हाथ ना लगा तो उसने धीरेन्द्र सिंह की कॉल डिटेल को निकालने की कोशिश की और उसे खंगाला कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। जब कॉल डिटेल निकालती है तो पुलिस पाती है कि 17 तारीख को रात 12 बजे के करीब ये धीरेन्द्र सिंह एक लैंडलाइन पे बात किए थे, जो कि किसी फूलन देवी के नाम पे था। जो कि बाद में जब पुलिस पता करती है तो पाती है कि वो वहाँ की जिला पंचायत सदस्य भी हैं। और कोई कॉल नहीं और कोई कुछ नहीं, बस यही, वो भी रात के 12 बजे एक कॉल।
फूलन देवी के घर से कुछ ऐसी जानकारी या फिर कुछ ऐसी सूचनाएं या फिर ऐसे कुछ सबूत मिलते नहीं जिससे कुछ पुलिस की मदद हो सके, तो पुलिस वहां से चली जाती है और फिर अपने तरीके से इधर उधर पूछताछ करती है, पता लगाती है, लेकिन पुलिस के हाथ फिर कुछ आता नहीं। अब पुलिस के दिमाग में एक बात कहीं ना कहीं खटकती है कि रात के 12 बजे, चूंकि आज 2022 में रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2001 के समय में रात के 12 बजे फोन पे बात करना, लैंडलाइन पे बात करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस समय आमतौर पे गांव वगैरह में लोग 8 बजे सो जाते थे। 10 बजे तक अगर कोई जगता था तो उसे बहुत देर तक ऐसा माना जाता था कि उसने काम किया, फिर ऐसा वैसा। और रात के 12 बजे किसी से बात करना, ये कहीं से हजम नहीं होता। पुलिस को हजम ही नहीं होता कि रात के 12 बजे कोई हाल चाल या फिर ऐसे, क्योंकि उस समय 12-1 बजे के आसपास फोन सिर्फ इमरजेंसी, वो भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की कंडीशंस में आती थी। तो फिर पुलिस की सुई घूम फिरा के राजा कलंदर के पास आती है। पुलिस के ऊपर इतना दबाव था कि उसने मजबूरी में राजा कलंदर को उठाया और अपने तरीके से पूछताछ करने लगी। तो शुरुआती पूछताछ में तो राजा कलंदर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से थोड़ी सी मार पिटाई करके पूछताछ की, तो राजा कलंदर ने एक अजीब सी शर्त रखी और उस शर्त को सुनने के बाद पुलिस को भी कहीं यकीन नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहा है, क्या पागल है, क्या है, कैसे है। उसने कहा कि मैं आपको सारी जानकारी दे तो दूंगा, लेकिन बदले में मुझे दाल पीनी है। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले एक बार चौंक से जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ऐसी क्या डिमांड, दाल पीनी है, क्या है। बहरहाल पुलिस के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो दाल देता है एक कटोरे में। तो बोलता है नहीं, मुझे कुकर भर के दाल चाहिए। अजीब तरह से उसकी मांगे थी। पुलिस जैसे तैसे करके एक कुकर दाल बनवाती है, मंगवाती है, पीता है। अब दाल पीने के बाद जब पुलिस राजा कलंदर से पूछती है तो वो बताता है कि हाँ, धीरेन्द्र सिंह को उसने ही मारा है। और अब मारने के पीछे जो उसने वजह बताई वो ये थी कि राजा कलंदर कुछ ऐसे गैर कानूनी काम करता था जिसकी भनक धीरेन्द्र सिंह को लग गई थी। और अब राजा कलंदर को डर था कि कहीं ये अखबार में ना छाप दे या फिर पुलिस को ना बता दे, इसलिए उसने धीरेन्द्र सिंह को 17 दिसंबर की रात फोन किया और अपने फार्म हाउस पे बुलाया, किसी बहाने से कि कोई सूचना देनी है, कुछ ऐसे काम है। अपने फार्म हाउस पे बुलाता है और चूंकि ठंड का समय था तो अलाव जलाया रहता है और कहता है कि आप ठंड से आए हैं तो पहले आप आग सेक लीजिए, फिर हम बात करते हैं। तो जब धीरेन्द्र सिंह आग सेकने लगता है तो इतने में ही पीछे से राजा कलंदर का साला वक्सरा जाता है और देसी कट्टे से धीरेन्द्र सिंह के पीठ पे फायर झोंक देता है, जिसकी वजह से आनंद फानन में ही धीरेन्द्र सिंह की मौत हो जाती है। तो अब पुलिस लाश के बारे में पूछती है कि धीरेन्द्र सिंह की लाश कहाँ है, डेड बॉडी कहाँ रखी है। तो वो बताता है कि कत्ल करने के बाद उसने एक सोमो गाड़ी में धीरेन्द्र सिंह की बॉडी को एमपी के पास एक जगह रीवा है वहां ले जाके फेंक देता है। अब पुलिस राजा कलंदर को अपने साथ ले जाती है, वहां पे उसकी बॉडी की शिनाख्त होती है, पाई जाती है बॉडी, लेकिन बॉडी का सर गायब था। अब ये भी एक विषय कि सर कहाँ गया। फिर कई लोग कयास लगाते हैं पुलिस वाले कि शायद कोई जंगली जानवर खा गया या फिर कुछ ऐसा, जो कि कातिल था, कत्ल की वजह थी, बॉडी का एक पार्ट मिसिंग था, तो उस पर कुछ ज़्यादा शक जाता नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे सर गायब हो गया। पुलिस इस पर बहुत विशेष जोर नहीं देती और बॉडी परिवार के हवाले कर देती है और धीरेन्द्र सिंह का अंतिम संस्कार हो जाता है। अब फिर जब बात आती है चार्जशीट फाइल करने की, क्योंकि जब इसने धीरेन्द्र सिंह की बॉडी मिल गई थी, कातिल सामने था, तो पुलिस बहुत जोर नहीं देती बहुत कुछ पता करने की। अब फिर बात आती है एक जो क्राइम की दुनिया से ताल्लुक़ रखते होंगे, मतलब माफ़ कीजिएगा, जो क्राइम की खबरें सुनते होंगे उन्हें पता होगा कि एक चीज़ होती है सीन ऑफ क्राइम। वो रिक्रिएट किया जाता है, वहाँ जहाँ कुछ घटनाएं हुई होती हैं वहाँ पे कातिल को लेके जाया जाता है और उससे एक एक चीज़ें हूबहू पूछी जाती हैं। तो जब सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करना था तो राजा कलंदर को भी पुलिस उसके फार्म हाउस ले जाती है। लेकिन फार्म हाउस पे जाने के बाद पुलिस को कुछ ऐसा नज़ारा, कुछ ऐसा मंजर दिखाई देता है जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल फार्म हाउस में एक पेड़ था जिसकी टहनियों पे इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई थी।
अब ये पुलिस देखती है, पुलिस को भी चिंता, और एक अजीब सा माहौल की ये किस प्रकार खोपड़ियाँ लटकी हैं। तो शुरू में तो एक बार लगता है कि आर्टिफिशियल है या फिर क्या है, लेकिन फिर चेक करती है तो पाती है कि ये इंसानी खोपड़ियाँ हैं। और सभी खोपड़ियों को रंग से रंगा गया था, और उस पे कुछ शब्द, जैसे किसी पे कायस्थ लिखा था, किसी पे खान लिखा था, किसी पे श्रीवास्तव लिखा था, किसी पे पंडित लिखा था। तब ये सब देखने के बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं, और राजा कलंदर से पूछताछ होती है। फिर से वहीं पे पूछताछ होती है कि ये सब क्या है, कैसे है। तो फिर कड़ी पूछताछ के बाद राजा कलंदर बताता है कि इन सब लोगों को उसने ही मारा है, और इन सबको मारने के पीछे कारण ये था कि ये जितने लोग हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, बहुत ज़्यादा तेज कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ज़्यादा दिमागदार, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो उसका मानना ये था कि अगर ये उन लोगों को मार के और उनके दिमाग का सूप बना के पीता है या फिर उनके दिमाग को खाता है, तो राजा कलंदर भी इन लोगों जैसा ही बुद्धिमान हो जाएगा। अब ये बात अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस भी परेशान, या फिर आसपास जो लोग सुनते हैं वो भी परेशान कि ये क्या वजह बता रहा है। तो पुलिस को यकीन नहीं होता। फिर वो जितने लोग की खोपड़ियाँ थी उनके बारे में पता करने की कोशिश करती है। तो हाँ, एक चीज़ उसमें बेहद कॉमन, सभी सभी के जानने वाले बताते हैं कि ये अपने आप में बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे। एक कोई कालीचरण श्रीवास्तव जी थे, वो सम्मोहन कला में बहुत माहिर थे। एक कोई खान साहब थे, उनकी जो बुद्धि थी, उनकी चर्चे हजारों लाखों में होती थी। तो ये उन लोगों से दोस्ती करता, उनको अपने फार्म हाउस पे बुलाता और उनको मारता और उनके दिमाग का सूप बनाता। अब चार्जशीट में यही सब चीज़ें लिख दी जाती हैं, और इसने जो कबूल किया का राजा कलंदर ने, इसने बताया कि इसका नाम भी राजा कलंदर ना हो के राम निरंजन है। ये इसने खुद को राजा कलंदर नाम इसलिए दिया क्योंकि उसका मानना था कि ये राजा है, बाकी सब लोग इसके नीचे हैं या फिर इससे कम बुद्धिमान है। ऐसा ही इसलिए इसने अपना नाम राजा कलंदर रख दिया। तो फिर बात अदालत में जाती है। अदालत में जब इससे पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसने जो वजह बताई और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड था वो कुछ ऐसा था कि बचपन से ही ये पढ़ने में बहुत तेज नहीं था। तो आमतौर पे जैसे हमारे माँ बाप कहते हैं या फिर आपके घर वाले भी कहते होंगे कि उसको देखो कितना तेज है, इसको देखो ये कितना पढ़ने में तेज है। मार पिटाई भी हो जाती थी, भाई मेरी तो हुई थी। तो इस वजह से उसको जो तेज दिमाग के लोग होते थे, जो जहीन दिमाग के लोग होते थे, उनसे एक प्रकार की चिढ़ हो गई थी, और वो एक तरह से पाना चाहता था कि मैं भी कैसे ऐसे इतना दिमागी मैं भी हो जाऊं। तो इन सब चक्करों में उसने फिर सोचा कि अगर मैं इनके दिमाग को ही खा जाऊं तो उसकी जो दिमाग की शक्तियां हैं मेरे अंदर आ जाएंगी। तो इसने इसी वजह से 13 लोगों को कत्ल किया। जब पुलिस ने बाद में इसके फार्म हाउस पे छानबीन की तो उसमें उसके घर फार्म हाउस पे एक डायरी भी मिलती है जिसमें 14 पन्नों पे 14 नाम थे, जिसमें पहला नाम कालीचरण श्रीवास्तव का था और आखिरी नाम धीरेन्द्र सिंह का था। तो इससे अदालत में जब और पूछताछ होती है तो अपने बयान में अदालत में कहता है कि इसने लगभग 30 से ज़्यादा लोगों को मारा, क्योंकि ये साल 1992 से 2001 तक ऐसे ही करता आ रहा है, लेकिन पुलिस को 14 के अलावा कोई सबूत नहीं मिलते। तो अदालत पूरे मामले को सुनती है और साल 2012 में राजा कलंदर उर्फ राम निरंजन और उसके साले बख्शराज को उम्र कैद की सजा सुनाती है। तो आज भी ये लोग जेल में बंद हैं और अपनी बाकी की जिंदगी उसी जेल में काटेंगे। तो ये थी कहानी राजा कलंदर उर्फ राम निरंजन की, जिसने अपने दिमाग को तेज बनाने के लिए और उस घटनाओं को, उस अपराध को छुपाने के लिए 14 ऑन द रिकॉर्ड कत्ल किए, और जो उसने कबूल किया वो तो 30 के ऊपर था, लेकिन उसके कुछ सबूत मिल नहीं पाए। तो ऑन द रिकॉर्ड उसने 14 कत्ल किए। तो फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।